बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर लाइव सेशन। आज का जो लाइव सेशन है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने जनरल नॉलेज के पोर्शन को कवर करना है। ओके, अच्छा, हम अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। किस तरह चेंज कर रहे हैं कि एस एन जी पी एल का अभी तक जो नॉन सब्जेक्ट पोर्शन था वो हम एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट को कवर कर रहे थे। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इसमें चूंकि ओ टी एस ने बहुत जल्दी टेस्ट की अरेंजमेंट कर दी, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 1 मंथ से भी पहले पहले ओ टी एस जो है वो टेस्ट को कंडक्ट करेगा, जिसमें स्टूडेंट के पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। तो हम अब इस तरह कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो रहा है कंपनी बिजनेस में। ओके, इसको इन वीडियोस का मेंटेन रखेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम स्किप करेंगे क्योंकि ये इजी होते हैं, ये आप लोग कर लेंगे होपफुली। जनरल नॉलेज है उनको उन पे हम फोकस करेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग पे हम फोकस करेंगे और इंग्लिश पे हम फोकस करेंगे। और आज के बाद इस तरह नहीं हो कि एक दिन में हम एक वीडियो लाइक एक लाइव सेशन होगा, बल्कि मैं कोशिश करूँगा जब भी मेरे पास फ्री टाइम होगा मैं ऑनलाइन आते जाऊँगा और यहाँ पे इनमें से हम एक एक पोर्शन को स्टेप बाय स्टेप कवर करते जाएंगे। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल इन जनरल नॉलेज है। ओके, तो जनरल नॉलेज के बाद हम फिर कंपनी बिजनेस को कवर करेंगे। ओके, उसके बाद इंग्लिश पे शिफ्ट होंगे। अच्छा, यहाँ पे MCQs नंबर 1 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो नंबर 1 इज कायद-ए-आज़म इनॉगरेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन विच डेट। सो व्हाट डू यू थिंक, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? कायद-ए-आज़म ने कब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किस तारीख पे किया था? पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ओके, और आज़ादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। ओके, तो उनमें एक प्रॉब्लम ये भी था कि बैंक कौन सा होगा। ओके, पहले तो हिंदुस्तान था। ओके, पाकिस्तान मुसलमान और जो हिंदू हैं वो दोनों इकट्ठे रहते थे, तो उनका एक बैंक होता था। तो वो निज़ाम यहाँ पे भी कायद-ए-आज़म चाहते थे कि यहाँ पे भी पाकिस्तान का एक सेपरेट बैंक हो। तो उसका फिर कायद-ए-आज़म ने ये नाम दिया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ओके, तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में। ओके, उस टाइम तो चूँकि हालात बहुत और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो टाइम इतना नहीं था। तो उस टाइम जो हैं आज़ादी के बाद सेंट्रल बैंक था। ओके, जो जो करेंसी को मैनेज कर रहा था। ओके, जो करेंसी हैं उनको उनकी मैनेजमेंट जो था वो वही पुराना बैंक था जो पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले था। ओके, लेकिन पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद फिर टाइम के साथ साथ लाइक 1 जुलाई 1948 को। ओके, 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म ने फिर इफ्तिताह कर दिया था कि पाकिस्तान का जैसा मुल्क सेपरेट हो गया, तो पाकिस्तान का एक अलग SBP होगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होगा। ओके, तो कराची में कायद-ए-आज़म ने इसका इफ्तिताह किया था। ओके, अगर ये MCQs आ गया कि कहाँ पे इफ्तिताह किया था, तो कराची में इफ्तिताह किया था। ओके, पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले एक बैंक था जिसको रिज़र्व बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी जो करेंसी है उसको हैंडल करता था। ओके, लाइक पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद भी वो हैंडल करता था, लेकिन उसके बाद फिर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो कि 1948 में पाकिस्तान ने अपनी एक बैंक को इंट्रोड्यूस किया। ओके ओके, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट MCQs पे जाते हैं। MCQs number 2, that is okay, MCQs number 2, that is Harappa is located on the bank of which river? Indus, Chenab, Ravi, Sutlej. What do you think, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? अच्छा, हड़प्पा जो है ये पंजाब के एरिया, पंजाब में अगर आप साहिवाल साइड पे गए। ओके, तो साहिवाल में ये हड़प्पा इज़ लोकेटेड। ओके, अच्छा, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? वहाँ पे हमारे पास रिवर रावी है। ओके, रिवर रावी, इट इज़ लोकेटेड ऑन रिवर रावी। ओके, इंडस, चनाब, रावी, सुरलज, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, MCQs number 3 is what is the capital of Indonesia? ओके, इंडोनेशिया का कैपिटल कौन सा है? बैंडंग, जकार्ता, सोराबाया, बाली। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक, इसमें हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? नीचे कमेंट में पुट कर लें, करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इंडोनेशिया में एक सिटी है जिसको हम जकार्ता कहते हैं। ओके,
जकार्ता। ओके। एक दूसरी सिटी है जिसको हम नोसंतारा कहते हैं। नोसन, इनके नाम थोड़े से अजीब से हैं, लेकिन ये रिवीजन से आप लोगों की परमानेंट मेमोरी में स्टोर होंगे। ओके, नोसंतारा। तो अब यहाँ पे अभी अभी आजकल जो कैपिटल है इंडोनेशिया का, वो जकार्ता है। ओके, ऑप्शन 20 में करेक्ट आंसर है वैसे। लेकिन अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि हम कैपिटल को शिफ्ट कर लें नुसंतारा पे। ओके, गवर्नमेंट जो है, जो फॉर्मल गवर्नमेंट अभी वहाँ पे हैं, तो वो तो एग्री हैं इस पे। ओके, कि इसकी शिफ्टिंग कर लें, बट वहाँ पे जो लीगल एक्टिविटी हैं वो थोड़ी सी स्लो हैं। तो जब लीगल एक्टिविटी फुलफ़िल हो जाए, ओके, जो लॉ की रूल्स हैं उनको फुलफ़िल कर लें, तो उसके बाद फिर कैपिटल जो है वो चेंज हो जाएगा, नुसंतारा होगा। लेकिन अभी तक जितने भी MCQs आ रहे हैं उसमें आपने जकार्ता को करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ओके, आजकल जो कैपिटल है इंडोनेशिया का वो जकार्ता है। ओके, जकार्ता जो है ये इंडोनेशिया की, इसमें एक और क्वालिटी ये भी हैं कि ये इंडोनेशिया की लार्जेस्ट सिटी भी हैं। ओके, अगर MCQs आ जाए कि इंडोनेशिया की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, तो वो जकार्ता है। ओके, जकार्ता इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी। ओके, अच्छा, इसके अलावा जकार्ता जो हैं ये सबसे फेमस आइलैंड है वहाँ पे, जिसको हम जावा आइलैंड कहते हैं। तो ये जावा आइलैंड के ऊपर है। ओके, ये जकार्ता जो है ये जावा आइलैंड के ऊपर है। अगर ये MCQs भी आ जाए कि कौन सा आइलैंड के ऊपर है, जो कि मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है। ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो इसी आइलैंड पे है, मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है। ओके, तो और यहाँ पे जो जकार्ता है, यहाँ पे इंडोनेशिया की सबसे जो लाइक बिल्डिंग्स हैं, ओके, मिनिस्ट्रीज हो गए, ओके, या प्रेसिडेंशियल्स के जो बंगले हैं, ओके, बंगले या घर हैं या पार्लियामेंट हैं, ये सारे जकार्ता में हैं। ओके, यहाँ पे कमर्शियल हो गया, पॉलिटिकल, ये एक हब सा है। कमर्शियल का एक हब है, पॉलिटिकल हब है। ओके, और कल्चर हब भी हैं। बहुत सारे मिक्सचर ऑफ कल्चर यहाँ पे लोग रहते हैं। ओके, जकार्ता में। ओके, जकार्ता जो है इसने काफ़ी चैलेंजेस को भी फेस किए हैं। ओके, इसके अलावा जकार्ता सिटी जो है इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ओके, क्योंकि मोस्ट पॉपुलस एरिया है। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो यहाँ पे आपने जो ट्रीट करना है उसको जकार्ता क्लिक करना है, नुसंतारा को आपने करेक्ट ऑप्शन नहीं चूज़ करना। ओके, क्योंकि आजकल जकार्ता है अभी तक द लार्जेस्ट, द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। ओके, नेक्स्ट MCQs पे जाते हैं। MCQs नंबर 4, दैट इज़ MCQs नंबर 4। MCQs नंबर 4 इज़ ZPG in demography stand for zero public growth, zone of population gravity, zone of peace governance, zero population growth. What zero public growth? Okay, what do you think? इसमें कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा? इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, अच्छा, ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ इट डजेंट मीन के लाइक ये आप नाम से भी यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं हो रहा। ओके, तो आपके माइंड में ये आएगा कि अच्छा हमारे पास जो नंबर ऑफ बर्थ हैं, ओके, जितने लोग पैदा हो रहे हैं, ओके, दैट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ डेथ। ओके, तो जिस एरिया में नंबर ऑफ बर्थ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ, तो हम उस एरिया को ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। ओके, या नंबर ऑफ बर्थ आप यहाँ पे कह सकते हैं, या जो आपकी इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मीन्स जो बाहर से लोग आ रहे हैं। ओके, इमिग्रेशन, बर्थ या इमिग्रेशन इज़ इक्वल टू डेथ, या आप यहाँ पे कह सकते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में क्या फ़र्क है, आप लोग नीचे कमेंट में पुट कर लें। ओके,
इमिग्रेशन मीन्स के जो लोग आ रहे हैं, ओके, और इमिग्रेशन मीन्स के जो लोग जा रहे हैं मुल्क से। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो उन एरिया को हम ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं, ओके। क्या? ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके। अच्छा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ पे कोई बर्थ नहीं होगा, ओके। ये बस एक हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम रिसोर्सेज की वो करते हैं। जो गवर्नमेंट है वो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो पॉलिसी बनाते हैं इसके अकॉर्डिंगली, ओके। और यहाँ पे ये भी ज़रूरी नहीं है कि एज कितना होगा, एज कभी नहीं होता। कुछ ऐसे ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ एरिया हैं जो यहाँ पे बहुत बूढ़े लोग होते हैं, कुछ में बहुत यंग होते हैं, तो एज का भी इसमें कोई इस तरह वो कोई खास फैक्टर नहीं है, ओके। इसमें एक्चुअली इस इन्हीं के अकॉर्डिंगली ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंगली जो हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें आपकी रिसोर्सेज जो हैं वो मेंटेन रहती हैं, ओके। अगर ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो आपकी रिसोर्स मेंटेन होगी। अगर ये पॉजिटिव साइड पे जाएगा इट मीन्स के बर्थ ज़्यादा हो रही हैं और डेथ कम हो रही हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली उनके लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिसी बनाते हैं और रिसोर्स की अलाटमेंट करते हैं, ओके। तो ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ दैट इज़ दी ZPG, ओके, ZPG उसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 दैट इज़ दी एमसीक्यूज नंबर 5, द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ। वैसे हमारे पास जो यूएन चार्टर हैं, ओके, इसको हम यूएन चार्टर कहते हैं, ओके, यूनाइटेड नेशन चार्टर। ये जो है साइन हुआ था यूएन चार्टर। यूएन चार्टर जो साइन हुआ था वो जून 26 1945 को हुआ था, ओके। जून 26 1945 को यूएन चार्टर साइन हुआ था। अगर ये एमसीक्यूज आ जाए कि यूएन चार्टर कब साइन हुआ था, तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये कब एग्जिस्टेंस में आया था। यूएन चार्टर साइन हुआ था जून 26 1945 को, ओके। सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, ओके। ये भी आप याद रखते हैं क्योंकि आज एमसीक्यूज आया था यूनाइटेड नेशन से, तो यूनाइटेड नेशन से शायद एमसीक्यूज पिक कर लें बट डिफरेंट होगा। फ्रांसिस्को, ओके। यहाँ पे हमारे पास यूएन चार्टर जो है वो साइन हुआ था जून 1945 को, लेकिन ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन जो है वो एग्जिस्टेंस कब आ गया था, वो 24 अक्टूबर 1945 को आया था, ओके। 1945 को, ओके। 24 अक्टूबर 1945 को ये एग्जिस्टेंस आया था। एक्चुअली साइन पहले हुआ था और ये थोड़ा सा गैप 5 परमानेंट जो सिक्योरिटी मेंबर्स हैं उनकी वजह से हुआ था, ओके। ये डिले उनकी वजह से आया था। तो 5 सिक्योरिटी काउंसल्स के जो मेंबर्स हैं वो जब ऐड हो गए तो उसके बाद फिर ये ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आ गया था। तो अक्टूबर 24 1945 ऑप्शन 20 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ओके। अच्छा, और इसी डेट को यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाते हैं, ओके। इसको नहीं, इसको किया जाते हैं, ओके। और इसको बनाने का मतलब मकसद ये था, इसको यूनाइटेड नेशन को बनाने का, कि हमारे जो एरिया हैं उसमें पीस कायम हो, ओके। उसमें कोई जंग ना हो, ओके। उसमें एक दूसरे की डेवलपमेंट्स पे वर्क कर सकें, ओके। एक दूसरे की सिक्योरिटी पे वर्क कर सकें, ओके। एक दूसरे की ह्यूमन राइट्स पे वर्क कर सकें, ओके। एक दूसरे को फैसिलिटेट कर सकें हेल्थ के सेक्टर में, ओके। तो ये टारगेट्स थे यूनाइटेड नेशन को बनाने के, ओके। इनके जो मेन ऑफिसेस हैं, अगर ये एमसीक्यूज आ जाएं कि इनके मेन ऑफिसेस कहाँ पे हैं, तो इनके 3 मेन ऑफिसेस हैं, ओके। एक जिनेवा में है, ओके, जिनेवा, ओके। दूसरा इनका जो मेन ऑफिस है वो नायरोबी में है, ओके। कहाँ पे? नायरोबी में, ओके। जो थर्ड लास्ट ऑफिस जो है इनका वो है वीनी में, ओके। यहाँ पे इनका ऑफिस है, ओके। अच्छा, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6। अच्छा,
MCQs number 6, that is, when did fasting become compulsory in Ramzan? रोज़ा कब कंपल्सरी हुआ था इस्लाम में? ओके, तो फर्स्ट हिजरी, सेकंड हिजरी, थर्ड हिजरी या फोर्थ हिजरी? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सेकंड हिजरी है। ओके, ये तब हुआ था जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ जब उन्होंने हिजरत की। ओके, तो उस टाइम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक वही नाजिल हुई। ओके, और सूरह अल बकरा का एक आयत आया जिसमें ज़िक्र किया गया था रमज़ान का। ओके, तो ये शाबान का की सेकंड हिजरी जो है, तो उसमें ये कंपल्सरी हुआ था शाबान। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, एमसीक्यूज नंबर 7 पे जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 इज़ MCQ number 7 is, when was the Qibla direction of prayer change in Islam? फर्स्ट हिजरी, सेकंड हिजरी, थर्ड हिजरी या फोर्थ हिजरी? तो ये भी सेकंड हिजरी को चेंज हुआ था। ओके, इसमें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, पहले जो किबला था वो बैतुल मुक़द्दस था। ओके, बैतुल मुक़द्दस ये किबला था। ओके, जो जिसको जेरूसलम, ओके, यहाँ पे पहले किबला था लेकिन उसके बाद फिर चेंज हो गया था सेकंड हिजरी को। ओके, MCQs number 8. MCQs number 8 is, the title Hatimul Nabiyyin, Seal of Prophet sallallahu alaihi wasallam, appear in which surah of the Quran? Al-Fatah, Al-Azab, Al-Baqarah, Al-Imran? तो इसमें हमारे पास को करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज अल-अहज़ाब। ओके, ओके, नेक्स्ट MCQs पे जाते हैं। MCQs नंबर 9, दैट इज द परमानेंट मेंबर मीन्स के P5, द परमानेंट मेंबर्स P5 of the UN Security Council are China, Germany, Japan, UK, USA, China, France, India, UK, USA, China, France, Russia, UK, USA, China, Russia, Brazil, UK, USA. What do you think? इसमें कौन सा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा? सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ओके, जिसको हम P5 कहते हैं। ओके, ये भी हमसे गुजार सकते हैं, तो जिनके साथ वीटो पावर होते हैं। कौन सा पावर? वीटो पावर। ओके, जिनके साथ वीटो पावर होते हैं। ओके, वीटो पावर मींस के जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पावर की एक स्ट्रक्चर सी बना गई थी। ओके, तो यूएन, जब यूएन बन गया था तो कुछ कंट्रीज़ हैं उनको वीटो पावर दे दिया था। ओके, कि इनके साथ सबसे ज़्यादा पावर होंगी। ओके, यूएन जो है इनका एक असेंबली है। ओके, उसमें अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो जाए तो वीटो पावर जिनके साथ हैं, जिन कंट्री के साथ, वो उनके साथ इतनी पावर है कि वो उस रेजोल्यूशन को भी कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हैं। इसमें वीटो पावर में कौन से हैं? चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके और यूएसए हैं। ओके, ये कंट्रीज जो है ये यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो P5 मेंबर्स में आते हैं। ओके, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट MCQs पे जाते हैं। MCQs नंबर 10, दैट इज़, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? झेलम, चिनाब, रिवर, इंडस? इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो इंडस है। ओके, और इंडस जो है ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर भी है। ओके, अगर लॉन्गेस्ट आ गया तो आपने बी इंडस को चूज़ करना है। ओके, और अगर इस तरह से गुजर आ गया कि विच रिवर इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, सो दैट इज़ द इंडस रिवर। ओके, क्योंकि जो पानी है वो इंडस रिवर ही सब जगहों को फराम करती हैं। ओके, पाकिस्तान के ज़्यादातर जगह जो हैं वो इंडस रिवर से ही फैसिलिटेट होते हैं। ओके, क्योंकि इंडस रिवर जो है ये एक्चुअली जो तिब्बत एरिया है वहाँ से ये स्टार्ट होते हैं। ओके, उसके बाद लद्दाख में आते हैं जो इंडिया के साथ हैं। ओके, उसके बाद गिलगित पाकिस्तान में आते हैं। ओके, उसके बाद आ रहा होते हैं KPK में आ रहा होते हैं। ओके, यहाँ पे देख लें नौशहरा साइड पे तो इंडस रिवर है। ओके, फिर उसके बाद इस तरह जा रहा होते हैं, पंजाब जा रहा होते हैं, फिर सिंध जा रहा होते हैं, और उसके बाद वो अरेबियन सी जो समंदर है कराची का, वहाँ पे ये वो उसका इसका डेस्टिनेशन है। ओके, इसका जो लेंथ है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि MCQs अगर आ जाएँ
3180 किलोमीटर इसका लेंथ है टोटल। ओके, और कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये तिब्बत से स्टार्ट होते हैं। ओके, और कहाँ पे इसका ओरिजिन है? ओशियन, जो कराची है। ओके, कराची ओशियन में ये एंड अप होती हैं। ओके, जिसको हम अरेबियन सी भी कहते हैं। ओके ओके, MCQs number 11. MCQ number 11 is the phrase Hatimul Anbiya, seal of prophet, occur in Al-Fatah, Al-Azab, Al-Baqarah, Al-Imran. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर है, अल-अज़ाब। ओके, MCQs नंबर 12 पे जाते हैं। MCQs नंबर 12 इज व्हाट डज SIPRI स्टैंड फॉर? SIPRI स्टैंड फॉर साउथ इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, Stockholm International Peace Research Institute, Strategic International Peace and Research Institute, Swedish International Peace and Research Institute. What do you think? इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? नीचे कमेंट कर लें, नीचे कमेंट में पुट कर लें। SIPRI ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है। ओके, ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है स्वीडन में। ओके, और ये कब फाउंडेड हुआ था? 1966 में ये फाउंडेड हुआ था। अगर ये MCQs आ जाए तो ये 1966 में फाउंडेड हुआ था। ओके, इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी है। ओके, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, अच्छा, इसमें रिसर्च होती हैं, इसमें रिसर्च होती हैं, कन्फ्लिक्ट्स पे रिसर्च होती हैं। ओके, उनके स्टोरीज आपको इन पे मिलेंगी। ओके, जो आर्नामेंट्स हैं और जो आर्म्स कंट्रोल हैं। ओके, या ओके, जो जितने भी आर्मर्स हैं वो उन पे रिसर्च वर्क जो होती हैं वो इन्हीं इसमें होती हैं। ओके, ये एक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो मिलिट्री में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, उसमें जो बंदूकें वगैरह उन पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको अपना रिसर्च पेपर यहाँ पे भेजना पड़ेगा। ओके, तो ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। ओके, और जितने भी लाइक हर कंट्री का एक पॉलिसी मेकर्स होते हैं, हर कंट्री का कुछ स्कॉलर्स होते हैं, हर कंट्री जो हैं उनके कुछ डिसीशन मेकर्स होते हैं। ओके, तो वो जब भी अपने कंट्री के लिए कोई इस तरह मिलिट्री सामान इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें वो देखते हैं, अगर वो किसी कंट्री फॉर एग्जांपल US से आप मिलिट्री सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जितने भी यहाँ पे डिसीजन मेकर हैं वो इन इनके डेटा बेस, जो इनका डेटाबेस है, उनको चेक करते हैं कि इन पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो उसमें कोई इस तरह गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ओके, वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। तो जितने भी कंट्रीज़ हैं जो इंपोर्ट करते हैं मिलिट्री सामान को, तो वो इन्हीं इनके जो पेजेस हैं उनको चेक करते हैं फॉर डिटेल्स। ओके, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इशू आ जाए, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू आ जाए। ओके, साइबर सिक्योरिटी या कोई और इस तरह साइबर अटैक हो जाए किसी कंट्री के डेटाबेस पे, तो वो भी इनसे हेल्प लेते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट MCQs पे जाते हैं। MCQs नंबर 13. MCQs number 13 is the currency of Bangladesh is rupee, टका, रुफिया, कयात. What do you think? ये तो बहुत इजी है, इसमें कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा? बांग्लादेश पहले पाकिस्तान के साथ था। ओके, लेकिन फिर ये हमसे जुदा हो गया था, हमारी ही पॉलिटिकल लोगों की बेड गवर्नेंस की वजह से ये हमसे जुदा हो गया था। कब जुदा हुआ था? 1972 में जुदा हुआ था। तो जब जुदा हो गया तो उसके बाद इन्होंने अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी, वरना पहले तो ये पाकिस्तानी रुपी को यूज़ करते थे। ओके, इनका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, टक्का। ओके, बांग्लादेशी टक्का इसको कहते हैं। ओके, ये इनकी एक नेशनल करेंसी है। ओके, इसको फिर 100 पैसा में, इसको पैसा कहते हैं। ओके, डिवाइड किया जाता है पैसा। ओके, 100 पैसे, जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तानी रुपी को 100 पैसे हैं, तो यहाँ पे पैसा है। ओके ओके, नेक्स्ट MCQs में जाते हैं।
MCQs number 14, that is the second last MCQs of today's class. Okay. Pakistan highest mountain is Nanga Parbat, K2 Mount, Mount Godwin, Austin, Chogori. Broad Peak या गेशब्रम आई. ओके, सो इसमें कौन सा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन? दिस K2 इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, K2 का जो हाइट है ये भी आप याद रखा करें. इसका जो हाइट है दैट इज़ 8611 मीटर्स. ओके, और 1 मीटर में कितने फीट हैं? 3.2 फीट होते हैं. ओके, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितने फीट का है. ओके, अच्छा, ये पाकिस्तान का हाईएस्ट माउंटेन है. ओके, और वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है. ओके, पहले कौन सा है? पहला माउंट एवरेस्ट है. ओके, तो ये हमारे पास सेकंड K2 से आप ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है हमारे पास. ओके, पाकिस्तान के जो काराकोरम के जो माउंटेन्स हैं, ओके, वहाँ पे ये लोकेटेड है. ओके, और पाकिस्तान चाइना के जो बॉर्डर हैं वो काराकोरम रेंज वहाँ पे है. ओके, उस एरिया में है. ओके, जहाँ से पाकिस्तान चाइना बॉर्डर मिलता है. ओके, तो वहाँ पे एक काराकोरम रेंज है, तो वहाँ पे ये लोकेटेड है K2. ओके, MCQ number 15. MCQ number 15 is who became the first woman prime minister of Pakistan? फातिमा जिन्ना, हिना रब्बानी कर, बेनज़ीर भुट्टो, बेगम राना लियाकत अली खान. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर है. ओके, अच्छा, जो बेनज़ीर भुट्टो हैं इनकी थोड़ी सी मैं डिटेल दे देता हूँ, उसके बाद क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं. ओके, ये पीपल पार्टी से इनका ताल्लुक है, ये आप लोग पता होगा. ओके, और ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1988 में. ओके, 1988 में ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी. ओके, और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो थी. ओके, इनका ताल्लुक पीपल पार्टी से था. ओके, और इन्होंने दो टर्म्स पास किए थे. ओके, लाइक प्राइम मिनिस्टर इनका जो दौर हुकूमत था वो 1988 से लेके, ओके, जब इनका हुकूमत आया तो ये प्राइम मिनिस्टर बन गई, उससे लेकर 1990 तक इनका एक टेन्योर रहा. ओके, सेकंड टेन्योर जो इनका रहा वो 1993 से 1996, ये इनका सेकंड टेन्योर रहा. ओके, उसके बाद ये वफ़ात पाई 2007 में. ओके, इनको शहीद किया गया. ओके, अच्छा, ये आपको याद होगा इनको किस तरह शहीद किया गया था. अच्छा, ये जो थी बेनज़ीर भुट्टो, ये हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने एजुकेशन गेन किया था. ओके, हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड. ओके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो थी उनसे इन्होंने एजुकेशन को गेन किया था. ओके, अच्छा, सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लाइव सेशन. ओके, आप लोग के जो कोई कन्फ्यूजन है किसी भी MCQs में तो आप नीचे कमेंट में पुट कर लें. आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में बता दें. ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज़.